हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन यानी मानव में जनन। रिप्रोडक्शन या जनन क्या होता है, क्यों होता है, क्या आवश्यकता होती है जनन की, यही सब हम इसमें पढ़ेंगे। जनन सजीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यानी सजीव अपने समान नया जीव उत्पन्न करते हैं, यही प्रोसेस जो है वो जनन कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। और मानव भी अपने समान नई संतति, नया शिशु उत्पन्न करता है। मनुष्य एक लिंगी और जरायुज प्राणी होता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, अर्थात मानव जो है वह नर व मादा अलग अलग होते हैं। नर प्राणी अलग होता है और मादा अलग अलग होती है। जरायुज प्राणी है क्योंकि मानव जो है एक विकसित शिशु को, एक विकसित बच्चे को जन्म देता है, इस कारण मानव जरायुज प्राणी है। मानव में लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलती है। मानव में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, अर्थात बाह्य लक्षणों के आधार पर मानव में, मनुष्य में हम नर व मादा को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। एक निश्चित एज के बाद, जैसे किशोरावस्था जिसे हम कहते हैं, उसके बाद मनुष्य में नर व मादा में बाह्य लक्षणों में भिन्नता आ जाती है। अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं, जिसके आधार पर नर व मादा को अलग अलग पहचाना जाता है। इन बाह्य लक्षणों को द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है, जो किशोरावस्था के बाद प्रकट होते हैं और जो नर और मादा को अलग अलग बनाते हैं। उन लक्षणों को द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। जैसे नर में चेहरे पर दाढ़ी मूछ का उत्पन्न हो जाना, आवाज का भारी हो जाना, लैंगिक लक्षणों के रूप में सहायक जनन ग्रंथियों और जनन ग्रंथियों का विकास हो जाना। नर में स्तन ग्रंथियां कम विकसित होती है, मादा में स्तन ग्रंथियां अधिक विकसित हो जाती है, आवाज जो है पतली और धीमी हो जाती है और जनन ग्रंथियों का विकास हो जाता है। ये सारे कैरेक्टर किशोरावस्था में उत्पन्न होते हैं। अब हम देखते हैं मानव में जो होता है केवल लैंगिक जनन ही पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है मानव में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मानव में नर और मादा में जननांग पाए जाते हैं। नर में नर जननांग होता है और मादा में मादा जननांग होता है। और नर और मादा जननांगों की सहायता से लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। हम देखते हैं कि लैंगिक जनन में कौन कौन से चरण आते हैं, यानी किस तरह से प्रोसेस चलती है जिसके थ्रू लैंगिक जनन कंप्लीट होता है। तो लैंगिक जनन की प्रोसेस को चरणों के रूप में हम शॉर्टली देखते हैं, उसके बाद में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। लैंगिक जनन के जो चरण है उसमें सबसे पहला चरण आता है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है गेमेटोजेनेसिस, यानी युग्मक जनन। क्या होता है युग्मक जनन? नर व मादा में युग्मकों का निर्माण होता है। नर के नर जननांग में नर युग्मक शुक्राणु का जनन होता है, स्पर्म का जनन होता है, जिसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। इसी प्रकार से मादा में ओवेरी या अंडाशय में गैमीट जो है बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, ओवम बनते हैं, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है oogenesis या अंड जनन। यानी नर में स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म बन जाते हैं और मादा में oogenesis के थ्रू ओवम बन जाते हैं, यानी गैमेट्स बन जाते हैं दोनों में। और गैमेट्स बन जाने की इस प्रोसेस को ही कहा जाता है गेमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। यानी नर व मादा जननांगों के द्वारा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया ही गेमेटोजेनेसिस कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। उसके बाद में युग्मक जनन के बाद में दूसरा जो स्टेप है वो है इंसेमिनेशन, यानी वीर्यसेचन। युग्मक बन जाने के बाद में नर द्वारा शुक्राणु को मादा की योनि में ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि जो शुक्राणु होता है मोटाइल होता है, यानी गतिशील होता है, आकार में छोटा होता है लेकिन गतिशील होता है। ये शुक्राणु नर जनन तंत्र में ही वीर्य का निर्माण होता है, सीमन का निर्माण होता है। उस सीमन में घुल करके, सीमन की सहायता से पेनिस द्वारा इनको मादा की योनि में स्थानांतरित कर दिया जाता है। नर द्वारा शुक्राणुओं को मादा की योनि में स्थानांतरित करने की जो प्रोसेस है वही कहलाती है वीर्यसेचन या इंसेमिनेशन। स्थानांतरित कर देने के बाद में जो शुक्राणु है वो गति करते हुए योनि से अंडवाहिनी तक पहुंच जाते हैं, मादा जनन तंत्र के अंडवाहिनी तक पहुंच जाते हैं। और अंडवाहिनी में ही जो अंडाशय से अंडाणु है वो निकल करके पहुंच जाता है।
अंडवाहिनी में नर और मादा गैमेट यानी शुक्राणु और अंडाणु दोनों का फ्यूजन होता है, और फ्यूजन या संलयन को ही कहा जाता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। यानी इंसेमिनेशन के थ्रू शुक्राणु मादा योनि में गया और मादा योनि से वो अंडवाहिनी में पहुंच जाएगा, और अंडवाहिनी में अंडाणु जो है यानी मादा युग्मक जो है वो अंडाशय से अंडवाहिनी में पहुंच चुका होता है। तो अंडवाहिनी में नर व मादा युग्मकों के संलयन को कहा जाता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के थ्रू नर और मादा युग्मक का संलयन हो जाता है। संलयन के फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिका बनती है, द्विगुणित डिप्लॉइड कोशिका बनती है जो कहलाता है युग्मनज। युग्मक जो थे शुक्राणु और जो अंडाणु थे ये हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, और निषेचन के बाद में दोनों संयोजित हो गए, संलयित हो गए, और संलयित होने के बाद में दो अगुणित कोशिकाएं आपस में जुड़ करके एक द्विगुणित कोशिका बन गई, और ये द्विगुणित डिप्लॉइड जो संरचना है वो कहलाती है युग्मनज या जाइगोट। युग्मनज या जाइगोट में समसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है, और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये जो जाइगोट है इसकी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, और विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए ये एम्ब्रियो में रूपांतरित होने लगता है। तो अगली प्रोसेस आती है विदलन। विदलन क्या है? युग्मनज में समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप विभिन्न अवस्थाओं के बनने और एम्ब्रियो निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहलाता है विदलन। यानी जाइगोट में, युग्मनज में जो कोशिका विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप अलग अलग अवस्थाएं बनती है, जैसे मोरूला, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला, और उसके बाद में ग्रेस्टुला का जो है गर्भाशय में अंतरारोपण होता है, इम्प्लांटेशन होता है और एम्ब्रियो बन जाता है। यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है यानी कोशिका विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाओं की संख्या में, संरचना में जो परिवर्तन होते हैं वही कहलाता है विदलन। और विदलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बन जाता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो या जो भ्रूण है वो गर्भाशय में लगातार डेवलप होता रहता है, विकसित होता रहता है। उसके बाद में आता है गेस्टेशन पीरियड यानी गर्भावधि। गर्भावधि या गर्भावस्था जो होती है मानव में 270 दिन या 9 माह की होती है। यानी 270 दिन या 9 माह के बाद शिशु जो है पूर्ण विकसित हो जाता है। यानी निषेचन से लेकर के नवजात शिशु के बनने तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो कहलाती है गर्भावधि। 270 दिन या 9 माह कंप्लीट हो जाने के बाद में जो शिशु है वो प्रसव की प्रक्रिया के द्वारा, डिलीवरी के द्वारा मादा के शरीर से बाहर आ जाता है, और इस प्रकार से एक नए शिशु का निर्माण हो जाता है। ये हमने देखा लैंगिक जनन की प्रक्रिया को शॉर्टली। अब हम इन सारे चरणों को, साथ ही साथ नर व मादा जनन तंत्र के रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उनकी संपूर्ण संरचना को और इन सारे चरणों को विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।